ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। ये वो शो है जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, वो कौन कौन सी खबर है। पहली खबर आपके सामने है, बेंगलुरु से चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मची, 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन इन मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है क्या? आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसी को लेकर विस्तार से खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर आपके सामने है, जासूस शकूर खान के मोबाइल में ज्योति मल्होत्रा, और उससे ये सस्पेंस और गहरा होता हुआ, क्योंकि खुलासा हो रहा है जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस देखता रहता था। तीसरी बड़ी खबर मातृभूमि पे आज जिसकी बात होगी, चर्चित शादी की खबर है। ये टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा और बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी कर ली। और साथ ही मातृभूमि में दिन की चौथी बड़ी खबर, लापरवाही से कार चलाने वालों को सतर्क करती है ये खबर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार का गेट खोलकर गुटखा थूकने पर एक शख्स की जान चली गई। तो आइए अब विस्तार से इन खबरों का रुख करेंगे। कल देखिए लगभग यही वक्त था जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर भगदड़ मची थी। 11 लोग मारे गए। ये लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीतने का जश्न मनाने आए थे, अपने हीरोज को देखने आए थे। अब इस घटना को 24 घंटे पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी रह गया है कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जीत का जश्न हुआ और ऐसे में लाखों लोग यहां पर जुटे हुए थे, भीड़ यहां बेकाबू हुई तो फिर यहां भगदड़ मच गई। 11 मौत और उसके बाद मातम पसरा हुआ है। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ हुई, सिर्फ और सिर्फ मौत और मातम अब हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने, अगर अब तक सामने नहीं आया तो वो चेहरा सामने नहीं आया, वो लोग या फिर वो सिस्टम जो इन 11 मौत के लिए जिम्मेदार है। और आगे बढ़ेंगे। इस बीच बेंगलुरु हादसे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई है, जांच की जा रही है कि लापरवाही कहां हुई है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, 56 घायल हुए हैं। सरकार के वकील ने अदालत को ये जानकारी दी है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसे मामलों के लिए एसओपी होनी चाहिए। हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। देखिए, सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पूरा कार्यक्रम जो है वो आरसीबी ने आयोजित किया था और ऐसे में अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया, क्या इसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी? तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन पल्ला झाड़ तो नहीं पा रही है। आरसीबी ने पूरा आयोजन किया, ये सरकार की तरफ से कहा गया और उसी को लेकर पलटकर अदालत ने सवाल पूछ लिया कि परमिशन उन्होंने मांगी थी, क्योंकि आप जानते हैं खबरें ये भी सामने आई थी कि पुलिस की तरफ से इस तरीके की किसी विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी गई थी। और बावजूद इसके आखिरकार वो कौन जिसने इजाजत दे दी, वो कौन जिसने इतनी जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया, किसने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद लोगों की भीड़ लाखों की तादाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ चली और उसी का नतीजा ये कि भगदड़ मच गई। तो कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए, ये दलील है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरफ से। डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि हम इस हादसे से सबक ले लेंगे। जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं आयोजन हमारा नहीं था, ये तो आरसीबी का आयोजन था। और वहीं प्रियांक खड़गे मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, वो कह रहे हैं कि हाँ, हम भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही साथ राजनीति ना करे बीजेपी, ये भी सभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नसीहत लगातार दी जा रही है। और ये जो भगदड़ वाला हादसा बेंगलुरु में हुआ है, इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आरसीबी ने अब मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद आरसीबी मैनेजमेंट करने जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का जो मैनेजमेंट है वो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद करेगा। घायलों के लिए आरसीबी केयर्स नाम का एक फंड बनाने की भी घोषणा कर रही है। तो आरसीबी की तरफ से कदम बढ़ाया गया है, पहल की गई है। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा और घायलों की मदद के लिए केयर्स नाम का एक फंड बनाने की घोषणा आरसीबी ने कर दी है। सरकार की तरफ से भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा
मृतकों के परिजनों के लिए ऐलान किया गया है और साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज होगा। ये राज्य सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2 कैदियों में झड़प हो गई। झड़प में एक कैदी की मौत हो गई। पेशी के लिए पहुंचे कैदी कोर्ट के लॉकअप में ही एक दूसरे से भिड़ गए थे। झड़प में अमन नाम के कैदी की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि लॉकअप में अमन नाम के कैदी पर पुराने विवाद को लेकर जितेंद्र और जयदेव नाम के 2 कैदियों ने हमला कर दिया, जिसमें अमन गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में फिर उसकी मौत हो गई। तो पेशी के लिए इन कैदियों को लाया गया था और यहीं कोर्ट के लॉकअप में ही कैदियों में झड़प हुई। इसी दौरान एक कैदी इतनी बुरी तरीके से दूसरे कैदियों ने उसे मारा कि अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। साकेत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल बसोया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, क्या जानकारी मिली, क्या हुआ था लॉकअप में? जैसा आपको भी पता लगा, हमें भी यहाँ से जो हमारी सिक्योरिटी है साकेत कोर्ट की, उनका फ़ोन आया, हमें पता लगा कि लॉकअप में जो 2 मुलजिम पेश होने आए थे। काफ़ी सारे मुलजिम आते हैं जो जेल वैन से यहाँ पर आते हैं और कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है। तो जैसे ही उन्हें कोर्ट में पेश करके यहाँ पर लाया गया तो 2 लड़कों में झगड़ा हो गया। वहाँ पर एक ही लॉकअप रूम में कई सारे लोग मुलजिम बंद होते हैं, तो उनमें से 2 लड़कों में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद वहाँ पर जो दीवार होती है टॉयलेट के लिए बनाई गई होती है कवर करने के लिए, तो बताते हैं एक के सर में वो दीवार लगी और उसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन इसका जिम्मेदार होगा अगर ऐसा कुछ झगड़ा हुआ तो? बिल्कुल ऑब्वियसली थोड़ा सा सिक्योरिटी पे सवाल है। हमने भी लॉकअप इंचार्ज से बात करी है कि भाई इस तरह की हरकत कैसे हुई, क्योंकि वहाँ पर पुलिस फोर्स भी वहाँ पर होती है। लेकिन वो बताते हैं कि विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये झगड़ा हुआ और कि इसको चोट लग के सर में हो गई। थोड़ी सी सिक्योरिटी पे है, इस पर दोबारा से हमने भी मीटिंग बुलाई है। डिस्ट्रिक्ट जज से भी हमारी बात हुई है, तो इस पर मीटिंग बुला के इस तरह की हरकत ऐसे दोबारा घटना ना हो, इस पर पूरा विचार किया जाएगा। अनिल बसोया जी का साफ तौर पर यह कहना है कि 2 कैदियों के बीच जो है वो झड़प हुई थी। पुरानी रंजिश जो थी वो आपस में चली आ रही थी। अमन नाम का जो कैदी है उसकी मौत जो है लॉकअप के अंदर हो गई। दरअसल जितेंद्र और अमन का काफ़ी पुराना झगड़ा चल रहा था, आपसी रंजिश चल रही थी और जितेंद्र ने अपने एक और साथी जयदेव के साथ मिलकर के अमन के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद अमन की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जितेंद्र और जो उसका साथी है जयदेव, उससे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस मामले के अंदर कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इस तरीके की चूक कैसे हो गई। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तान मंडली की ओर आपको लेकर चलती हूं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद का निजी सचिव शकूर खान, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड को 48 घंटे पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जासूस शकूर खान के मोबाइल से खुलासा हुआ है। जासूस शकूर खान ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस देखता रहता था। शकूर खान ज्योति मल्होत्रा की खबरें इंटरनेट पर पढ़ता था, लेकिन एजेंसियों से शकूर खान ने कहा कि वो जानता नहीं है ज्योति मल्होत्रा को। एजेंसी को शक है कि उसने मतलब शकूर खान ने ज्योति का मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया है और अब एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। तो पटियाला हाउस कोर्ट में जासूसी के आरोपियों की पेशी हुई है। राजस्थान के जींद से गिरफ्तार आरोपियों की पेशी की गई है। इस पे कासिम और हसीन, इन्हें पेश किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया है। आरोपियों के बैंक अकाउंट खंगालेगी अब दिल्ली पुलिस। दोनों जासूसों पर सेना से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। दोनों के मोबाइल फोन को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। तो मोबाइल फोन दोनों जासूसों के फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों जासूस जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पेश किया पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां से अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया है। राजस्थान के डींग से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके जो बैंक अकाउंट हैं वो जांच एजेंसियां अब खंगालेगी। कासिम और हसीन राजस्थान के डींग से हुई है इन दोनों जासूसों की गिरफ्तारी। इनके मोबाइल में अहम जानकारियां हो सकती हैं और मोबाइल फोन जो है वो फोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करने का इन पर आरोप। अब देखिए, देश में मौजूद पाकिस्तान के जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से ये राहत मिली है। विवादित टिप्पणी के मामले में अंतरिम जमानत शर्मिष्ठा पनोली को मिल गई। 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट की परमिशन के बिना विदेश जाने की इजाजत नहीं है। शर्मिष्ठा को जांच में सहयोग करने का अदालत ने निर्देश दिया है। तो शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी जब शर्मिष्ठा पनोली की हुई थी उसके बाद से लगातार इस मामले को लेकर सियासत गरमाई थी। बीजेपी खुलकर शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में आई थी, ये कहते हुए कि ममता सरकार जो है वो जानबूझकर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जब शर्मिष्ठा पनोली ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया है और एक तरीके से उसके लिए माफी भी मांग ली है, तो फिर उसको लेकर गिरफ्तारी बनती नहीं। अब आज अंतरिम जमानत शर्मिष्ठा पनोली को मिल गई है। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अग्निवीरों के 5वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 326 जवान भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में अग्निवीरों का ये 5वां बैच है। जवानों को देश की सुरक्षा के लिए एलओसी और दूसरे क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट मुख्यतः जम्मू कश्मीर के रंगरूटों से बनी एक इकाई है जो करगिल युद्ध के दौरान गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। और अब इसी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में ये अग्निवीर जो शामिल होंगे। अच्छा, दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर की। लेह में भी एक भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें 194 अग्निवीर रंगरूटों ने लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में अग्निवीर सैनिक के तौर पर शिरकत की है। तो ये पासिंग आउट परेड्स एक तरफ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की आप देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ पासिंग आउट परेड लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर से आप देख रहे हैं। और इसमें अग्निवीर पासिंग आउट परेड में शिरकत करते हुए और इसके बाद ये अब अपनी अपनी रेजिमेंट्स पे अपनी ड्यूटी देंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मातृभूमि में अब खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी की अपने गांव के ही एक शख्स से तीखी बहस हो गई। भैंस बांधने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और मारपीट तक पहुंच गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में शिवानी कुमारी लाठी से एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रही है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। दोनों पक्षों पर कार्रवाई में पुलिस जुट गई। तस्वीरें आपके सामने। पूरा विवाद भैंस बांधने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। और ये आप देख रहे हैं शिवानी कुमारी को किस तरीके से लाठी भांजती हुई नजर आ रही है। मातृभूमि में दिन की अगली बड़ी खबर, हमेशा चर्चा में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में एक नई खबर है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी कर ली है। दोनों की शादी के बाद की तस्वीर सामने है। सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था। तो ये नया नवेला जोड़ा आपके सामने है। महुआ मोइत्रा अपने पति पिनाकी मिश्रा के साथ। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। पिनाकी मिश्रा बीजेडी के सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं और दोनों ने जर्मनी में शादी की है। महुआ मोइत्रा जो है वो कृष्णानगर सीट से सांसद हैं। अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर महुआ मोइत्रा ने की और फिर 2010 में वो कांग्रेस में शामिल हुई। 2019 में टीएमसी के टिकट पर वो पहली बार सांसद चुनी गई। इसके बाद उन्होंने 2024 में जीत हासिल की। महुआ अपने जोरदार भाषणों के लिए जानी जाती हैं। और अब पिनाकी मिश्रा के बारे में आपको बता देते हैं। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल के पूर्व सांसद हैं। बीजेडी से ही पूरी संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे हैं। पहली बार 1996 में सांसद चुने गए थे और फिर 2009 से 2024 तक सांसद रहे हैं। पिनाकी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और उनका राजनीतिक और कानूनी करियर लगभग
3 दशक का है, जो कई अहम समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। झांसी में बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर पर एक युवती का गुस्सा फूट पड़ा। जूनियर इंजीनियर से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जूनियर इंजीनियर से मारपीट का आरोप लगा है पान सिंह तोमर की रिश्तेदार पर। दरअसल बिजली विभाग ने इन दिनों डिजिटल मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया है। बबीना इलाके की पंजाबी कॉलोनी में जेई विभव कुमार रावत अपनी टीम के साथ मीटर बदलने के लिए जब पहुंचे तो इस दौरान उपभोक्ता शारदा तोमर का मीटर बदलने के दौरान ही उनकी बेटी सपना तोमर आ गई और इंजीनियर से बहस शुरू हो गई। इस दौरान सपना तोमर ने जूनियर इंजीनियर पर एक के बाद एक 7 थप्पड़ जड़ दिए। मोबाइल भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया उनका। जेई ने सपना तोमर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं सपना तोमर ने बिजली विभाग के जेई पर रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। जैसे आज ये पंजाबी कॉलोनी में ये वाला जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा था, तो जाकर के पता किया कि एक कंज्यूमर है श्रीमती शारदा तोमर, जिनके नाम पर ये कनेक्शन था और उनका जब मीटर उनसे परमिशन लेने के बाद ही जब मीटर को रिप्लेस किया गया, उनके बाद से एक उनकी जो डॉटर थी श्रीमती सपना तोमर, तो वो बाहर आती हैं और वो बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही स्लैग लैंग्वेज यूज कर जो मतलब मैं यहाँ आपके ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पाऊंगा, उस तरह से बात कर रही थी हमारे साथ में। फिर हम कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनका मेन मोटिव था कि मेरे ऊपर अटैक करके मेरे जो सारे एविडेंसेस हैं इनको नष्ट कर दिया जाए। जब इन्होंने हमारे घर पे आए, इन्होंने बिना घंटी बजाए कुछ किए हमारा मीटर निकाला और लगाने लग गए। हमें इन्फॉर्म नहीं किया और हमसे 5,000 रुपए मांगने लगे। जब हमने पैसे देने से मना कर दिया तो इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और हमसे ना उससे पहले ये हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर चुके थे, बहुत अपशब्द बोल रहे थे। जब मैं सिर्फ थोड़ा सा पास में आई थी, बात कर रही थी और एकदम बदतमीजी से इन्होंने ना मेरे एकदम क्लोज आने की कोशिश की और मैंने बस मोबाइल में हाथ मारा। उसके बाद मैंने मारना शुरू किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन पुल टूट गया। थराली में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिरा। पीडब्ल्यूडी की ओर से कराया जा रहा था इस पुल का निर्माण। इस मामले में चीफ इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये थराली की तस्वीरें आपके सामने है। निर्माणाधीन पुल था जो भरभरा कर देखिए कैसे गिर गया। पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर हैं उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारण बताइए आखिरकार ये कैसे हुआ। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 2 जून का ये दिल दहला देने वाला वीडियो है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 में खून से लथपथ एक शख्स जान बचाकर भाग रहा था। तभी पीछे से काले रंग की थार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक उछलकर सड़क किनारे नाले में जा गिरा। थार की टक्कर से पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लड़के 2 युवकों को बुरी तरह से पीट रहे थे। मार खाने वाला शख्स जब खून से सना जा रहा था तभी काले रंग की थार ने उसे टक्कर मार दी। एफआईआर दर्ज हुई और अब 3 दिन बाद 2 आरोपियों अमन और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सौरभ और सुमित यादव को घेर कर पीटा था और फिर सौरभ के ऊपर थार चढ़ा दी थी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला सुलझाने के लिए दोनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई और फिर थार चढ़ाने की सनसनीखेज वारदात हुई। 2 जून 25 को थाना 24 पर सौरभ यादव द्वारा आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान एवं कुणाल चौहान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त गुणों द्वारा सौरभ यादव एवं उसके भाई सुमित यादव के साथ काफी मारपीट की गई थी। उपरोक्त अभियोग के मुख्य अभियुक्तगण आकाश अमन अवाना एवं आकाश अवाना को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को पहले ही जब्त किया जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद 3 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। थाना प्रभारी से लेकर चौकी प्रभारी तक सस्पेंड कर दिए गए। एफआईआर में दर्ज 2 और नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है। अमरोहा कोतवाली इलाके के ताज गार्डन के पास एक कूलर गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां अफरा तफरी मच गई।
क्योंकि आग अचानक से लगी और देखते ही देखते पूरे गोदाम में फैल गई। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरा का पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। दावा है कि गोदाम के अंदर करोड़ों रुपए के कूलर, पंखे और फर्नीचर रखे थे, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गए। गोदाम में जब आग लगी तब गोदाम के अंदर एक कर्मचारी सो भी रहा था, लेकिन कर्मचारी ने समय रहते गोदाम से बाहर भागकर अपनी जान बचा ली। महाराष्ट्र के नागपुर का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है। इसमें सड़क किनारे रखी बेंच की चोरी कर 2 लोग फरार हो गए। चोरी करने वाले एक पुरुष और एक महिला। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। सफेद रंग की स्कूटी में 2 लोग आए, आपस में बात करने की एक्टिंग की, इधर देखा उधर देखा, हर तरफ नजर दौड़ाई। जब इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तब एक ने एक तरफ से बेंच को पकड़ा, दूसरे ने बेंच का दूसरा सिरा थामा, आराम से बेंच को स्कूटी पर रखा और सड़क पर राहगीरों के लिए रखी सरकारी बेंच लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी से पहले पुरुष स्कूटी चलाकर आया, जबकि चोरी के बाद महिला ने स्कूटी चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। ये घटना 2 दिन पुरानी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में दिखा कि चोरों की इस जोड़ी को कोई डर नहीं और इसीलिए वो खुलेआम स्कूटी में बेखौफ अंदाज में सरकारी संपत्ति लेकर फरार हो गए। उधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जंगलों में एक हाथी का शावक कुएं में जा गिरा था। ग्रामीणों और वन विभाग की मदद से इस हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद हाथी ने जो किया वो तो आपका दिल ही छू लेगा। उठाई सूंड और हाथी बोला थैंक यू। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपका फिर से एक बार इसे देखने का मन करेगा, क्योंकि इस बेबी एलिफेंट का अंदाज ही ऐसा है। रायगढ़ के घरघोड़ा रेंज में एक हाथी का बच्चा गिर गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आई और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। बेबी एलिफेंट जैसे ही बाहर निकला, सबसे पहले उसने जेसीबी का सूंड उठाकर अभिवादन किया। ऐसा लगा मानो जेसीबी के जरिए वो पूरी रेस्क्यू टीम को अपने अंदाज में थैंक यू बोल रहा हो। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो अपने दल की खोज में जंगल की तरफ चला गया। ये छोटा सा वीडियो बताता है कि जानवर भी संवेदना रखते हैं और मदद करने वालों को पहचानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां असम में आई बाढ़ ने न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की मुश्किलें बढ़ा दी। और ऐसे में लोग न सिर्फ अपनी मदद कर रहे हैं बल्कि जो खूंखार जानवर हैं उनके बच्चों को भी बचा रहे हैं। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप एक बाघ के बच्चे को बचाते हुए लोगों को देख सकते हैं। बाघ का ये बच्चा काजीरंगा नेशनल पार्क से बहकर जोरहाट इलाके के गांव में पहुंच गया और घने बांस के बीच फंस गया। लोगों की नजर पड़ी तो बड़ी संख्या में लोग बाघ के बच्चे को देखने उमड़ पड़े। गांव के लोगों ने तुरंत वन विभाग को बांस के बीच बाघ के फंसे होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने बाघ के बच्चे को बांस के बीच से निकाला और उसे लेकर चले गए। संयोग ठीक था कि बाढ़ की चपेट में आने के बाद भी बाघ के बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि बाढ़ के दौरान जंगल से बाहर आने वाले जानवरों की तुरंत सूचना दे, ताकि समय पर ऐसे जानवरों की जान बचाई जा सके। मातृभूमि देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।